इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। आपको बता दें कि इस वक्त अमित शाह खड़गपुर में रैली कर रहे हैं और वहां जबरदस्त तरीके से लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधे पश्चिम बंगाल के खड़गपुर से है। हजारों की भीड़ वहां उमड़ी है। जय श्री राम के नारे वहां पर लग रहे हैं। लोगों के हाथों में वहां बीजेपी के झंडे हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं जो खड़गपुर सदर से उम्मीदवार हैं विधानसभा के, वो भी तस्वीरों में नजर आए। उसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी वहां इस वक्त अमित शाह के साथ नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो चल रहा है। अमित शाह के रोड शो में आई भीड़ को देखकर कहा जा सकता है कि इससे वेस्ट मिदनापुर की 19 सीटों पर भगवा लहर की शुरुआत हो गई। 6 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खड़गपुर पहुंचने वाले हैं। क्या वेस्ट मिदनापुर की 19 सीटें बीजेपी ने सचमुच लॉक कर ली हैं, या ममता का इमोशनल खेला दोबारा यहां की हवा बदलने वाला है? हमने इसका जवाब ग्राउंड पर जाकर तलाशा। इस रिपोर्ट से मिदनापुर का मिजाज भी समझ में आएगा और पॉलिटिकल जंग की गर्मी का एहसास भी होगा। कांटे की टक्कर वाला ऐसा चुनाव अब तक नहीं देखा होगा। बंगाल में राम नाम से लेकर नरेंद्र मोदी के काम तक हर सियासी हथियार आजमाया जा रहा है। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और वादा करता हूं कि बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार असली परिवर्तन लाने में कामयाब होगी और यहां पर फिर से एक बार सोनार बांग्ला का निर्माण होगा। बंगाल चुनाव की बिग पिक्चर दीदी वर्सेस मोदी की है, लेकिन ग्राउंड पर गली गली में दूसरे मुद्दे भी चल रहे हैं। बंगाल की गलियों में, चौक चौराहों पर, पान की दुकानों पर और चाय की टपरियों में दीदी का नाम चल रहा है या मोदी का। बंगाल चुनाव को ग्राउंड से ही समझा जा सकता है, इसलिए हम आपको बंगाल के अंदर से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। मगर सबसे पहले बंगाल के बारे में बड़ी खबर देख लेते हैं। नरेंद्र मोदी ने बंगाल चुनाव पर बड़ा फैसला किया है। बंगाल जीतने के लिए मोदी ने बीजेपी की चुनाव मशीनरी का फुल फोर्स लगाने का डिसीजन लिया है। बंगाल के रण क्षेत्र में कोई ढिलाई नहीं। 100% एनर्जी के साथ लड़ेंगे मोदी। व्हीलचेयर पर घायल दीदी का मुकाबला करने के लिए विनिंग कैंडिडेट उतारे जा रहे हैं। फिर चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो, लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर हो या फिल्म स्टार। बाबुल सुप्रियो टॉलीगंज से, लॉकेट चटर्जी चुचुड़ा से, स्वपन दास गुप्ता तारकेश्वर से और निशीत प्रमाणिक दिनाहाटा से। बीजेपी ने 4 सांसदों को विधायकी के चुनाव में उतारकर क्लियर कर दिया है कि जहां जो जीतने वाला होगा उसे ही कमल छाप वाला टिकट मिलेगा। जीत का माहौल बनाकर चुनाव कैसे जीता जाता है, ये नरेंद्र मोदी को अच्छी तरह आता है। मगर ग्राउंड पर यह सियासी लड़ाई कैसे लड़ी जा रही है, इसे देखने के लिए आपको खड़गपुर ले चलते हैं। वेस्ट मिदनापुर की खड़गपुर सदर सीट पर जहां अमित शाह ने रोड शो किया, वहीं 20 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होगी। अमित शाह ने जमीन तैयार कर दी है, अब मोदी यहां आने वाले हैं। इस वक्त अमित शाह जी खड़गपुर में है, रोड शो निकल रहा है। तस्वीरें देखिए, भारी भीड़ यहाँ पर है। सर, जो परिवर्तन यात्रा बीजेपी निकाल रही, वो परिवर्तन आपको दिख रहा है? निश्चित रूप से मैं 3-3.5 घंटा लेट हूँ, फिर भी पूरे खड़गपुर के रोड पर देखिए, घर में कोई नहीं है। सारा खड़गपुर आज रोड पर उमड़ पड़ा है। वो ही बताता है कि यहाँ परिवर्तन होने जा रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। सर, क्या ममता दीदी जो आज व्हीलचेयर में बैठकर यात्रा निकाल रही हैं कोलकाता की सड़कों पे, वो कह रही वो और भी जगह जाएंगी, व्हीलचेयर में बैठ के ही निकालेंगी यात्रा, क्या सिंपैथी वोट मिलेंगे, उधर जाएंगे कुछ? मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं जल्दी स्वस्थ हो जाए।
क्या अब जिस तरह से टीएमसी भी, ममता बनर्जी भी मंदिर मंदिर जा रही है, क्या ये मंदिर की राजनीति शुरू हो गई है बंगाल में, या बीजेपी के पिच पे आके टीएमसी खेल रही है? मुझे लगता है हमारे परिवर्तन के नारे का असर हुआ है, मगर परिवर्तन बहुत लेट है। कितनी सीटें सर आप सोच रहे हैं इस बार, कितनी सीटें बीजेपी को मिलेगी? 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी। सर ये मुकाबला 3 सीट से 200 सीट का देख रहे हैं, जो 2019 में मिली थी 18 सीटें, उससे 200 सीट का देख रहे हैं? देखिए, चुनाव एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। 2016 के विधानसभा चुनाव के बाद 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ है, उसमें ऑलमोस्ट आधी सीटें हम जीते हैं। मुझे भरोसा है इस बार 200 सीटों के साथ हम जीतेंगे। बंगाल से बाहर के लोगों के लिए खड़गपुर 2 वजहों से जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। नंबर 1, यहाँ खड़गपुर IIT है, और नंबर 2, यहाँ देश का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है। मगर खड़गपुर अलग मिजाज का शहर है। पिछले 3 चुनावों में यहाँ एवरेज वोटर टर्नआउट 80% से ऊपर का रहा है, यानी राजनीतिक रूप से बेहद जागरूक है खड़गपुर। 2021 में यहाँ का वोटर क्या सोच रहा है, मोदी या दीदी? ये सवाल हमने खड़गपुर के लोगों से ही पूछा। हम इस वक्त खड़गपुर के पुरातन बाजार में हैं, जो खड़गपुर के अब जो पुरानी मार्केट से उनमें से एक ये मार्केट है। खड़गपुर का वोटर कहा जाता है बेहद जागरूक वोटर है, क्योंकि यहाँ पर वोटिंग टर्नआउट 80% से ज्यादा रहता है। इस बार जनता क्या सोच रही है? इस बार जनता दीदी का साथ है। बीजेपी का भी साथ है, दीदी का साथ ही है, बीजेपी का भी साथ है। अगले चुनाव में 21,000 वोट में जीता था यहाँ का लोकल MLA। इस दफे हमारा मालूम होता 50 से ऊपर जाएगा। काय का सब आदमी यहाँ का जो वोट परसेंटेज है, ज्यादा परसेंटेज सब दीदी का साथ ही है। इस बार में उम्मीद है कि बीजेपी का भी कुछ सीट इधर से निकल जाएगा बंगाल से, ठीक है ना, हाफ होके रह जाएगा। अच्छा, पश्चिम मिदनापुर का क्या लग रहा है आपको, यहाँ पे कुछ चांस है? चांस तो है जरूर, थोड़ा अच्छा कैंडिडेट भी दिया हुआ है, थोड़ा टफ लड़ाई हो जाएगा बहुत। तो इस बार फिल्मी हीरो हैं, तो क्या उनको वोट मिलेंगे यहाँ से? उम्मीद तो कर रहा है सब, अच्छा कैंडिडेट भी है। यहाँ पर लोकल जो है प्रदीप सरकार बड़ी उम्मीद से जीतेगा। क्या वो बहुत काम किया है, हर जगह में लैट्रिन बाथरूम से लेके यात्री लय किया है। अभी तो ज्यादा दिन नहीं हुआ जीते हुए हैं, लेकिन खड़गपुर का जो तरक्की हुआ है अगला 30 साल में नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है? 2 टीएमसी जीतेगा यहाँ से। हाँ, एकदम टीएमसी खेला होगा, एकदम पूरा परफेक्ट खेला होगा, पूरा बॉल रेडी है, गोल का इंतजार है, बस मारेंगे पूरा एकदम सीधा। दीदी के पैर में तो चोट लग गई, तो वो अभी एक पैर में खेलेगा, एक पैर में, आप देख लीजिए, एक पैर में खेलेगा। अप्रैल 2016 में बीजेपी, मई 2019 में बीजेपी, मगर नवंबर 2019 में टीएमसी। खड़गपुर में ये पिछले चुनावों और उपचुनावों का फलसफा है। लोकसभा चुनाव को अलग रखकर 2016 और 2019 के विधानसभा चुनावों के डेटा देखें तो बीजेपी ने 2016 में 39% से ज्यादा वोट पाए, मगर 2019 में उसका वोट परसेंट घटकर 34% रह गया। तृणमूल ने 2016 में 21% से ज्यादा वोट पाए, मगर 2019 में उसका वोट परसेंट बढ़कर 47% से ज्यादा हो गया। पिछले डेटा को देखकर अगर आप आने वाले चुनाव को लेकर कोई राय बनाने जा रहे हैं तो इस बात पर जरूर गौर कीजिएगा कि 2019 के उपचुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार नहीं किया था। 2021 में मोदी खड़गपुर आएंगे तो कैसे हवा बदल देंगे, खड़गपुर के लोगों से सुन लीजिए। यहाँ पे क्या लग रहा है, कुछ चांसेस लग रहे हैं जो बीजेपी हाथ पर मार रही है? नहीं, कैसा चब बोलेगा, अभी इलेक्शन होने के बाद ही पता चलेगा। अभी बीजेपी का कैंडिडेट है वो बाहर का है, इसलिए पब्लिक का थोड़ा यह है, लेकिन बीजेपी जीतने का चांस है। वो जो काम कर रहे हैं अपना तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं और आगे भी करेंगे ही, और मुख्यमंत्री बनेंगे तो बहुत अच्छे ही होंगे, कुछ खराब तो होंगे नहीं। जैसी ममता बनर्जी जो कर रहे हैं आज, वो जिस तरीके से जय श्री राम बोल रहे हैं, उनके थ्रू में उनको गाली लग रहे हैं और कुछ अलग तरीके की भाषा बोल रहे हो, तो इस बार तो बीजेपी आना एकदम जरूरी है ही है। चुनाव का बारे में तो पूछा जाए तो अभी किसी तरफ में बोल नहीं सक रहा, लेकिन टक्कर बराबर का है। लेकिन हाँ, इतना बोल सकता हूँ जहाँ पर सही है वही होगा विजय। अच्छा, सही और गलत कैसे तय होता है? वो
इलेक्शन के बाद ही मालूम पड़ेंगे आपको भी। जो जीता वो सही, जो हारा वो गलत। क्या किया जाए, अभी तो कोई कुछ नहीं बोल सकते इलेक्शन के बारे में मुद्दे। खड़गपुर में बीजेपी ने हिरेन चटर्जी को कैंडिडेट बनाया है, जिनका मुकाबला टीएमसी के मौजूदा विधायक प्रदीप सरकार से होगा। प्रदीप सरकार नवंबर 2019 के उपचुनाव में एमएलए बने थे, मगर असली फाइट दीदी और मोदी में होगी। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष वेस्ट मिदनापुर के सांसद हैं। 2016 में वही यहां के विधायक चुने गए थे। दिलीप घोष इस बार खड़गपुर के कैंडिडेट नहीं हैं। फिर भी क्या यहां के लोगों को लगता है कि वो अगले सीएम का फैसला करने वाले हैं? खड़गपुर मौजूदा सीएम पर विश्वास करेगा या बंगाल के नए सीएम के लिए रास्ता तैयार करेगा? बंगाल में मुसलमान वोटर भले ही 28% हो, लेकिन खड़गपुर में मुसलमान वाला एम फैक्टर नहीं चलता, क्योंकि यहाँ हिंदू वोटर 89% है और मुस्लिम वोटर सिर्फ 8.25%। मुस्लिम वोटर कम होने से हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण का भी चांस कम रहता है। हिंदू वोटों में SC/ST सबसे बड़ा वोट बैंक है, जो खड़गपुर में 35% से ज्यादा है। बंगाल में बांग्ला वोटर और हिंदी भाषी वोटर का बंटवारा बहुत चलता है। दीदी की पार्टी दावा करती है कि बांग्ला वोटर उसके हैं और हिंदी भाषी वोटर बाहरी। बाहरी का मतलब मिश्रा, तिवारी, दुबे, प्रसाद, गुप्ता, यादव, वर्मा, सिन्हा जैसे बिहार यूपी में प्रचलित सरनेम वाले लोग। खड़गपुर में ऐसे हिंदी भाषी वोटर बहुत बड़ी तादाद में हैं। IIT और रेलवे कॉलोनी के लिए मशहूर शहर में तेलुगु भाषी वोटर भी हैं। यहाँ वो सब भी हिंदी बोलते हैं और हिंदी भाषी वोटर कहलाते हैं। नवंबर 2019 के उपचुनाव में जीत के बाद दीदी की पार्टी ने खड़गपुर में हिंदी भाषियों के वोट मिलने का भी दावा किया था। 2021 में वोट स्विंग किधर जाएगा, ग्राउंड रिपोर्ट से ही समझा जा सकता है। यहाँ पर ऐसे तमाम परिवार हैं जो काफी समय से यहाँ पर रह रहे हैं। ये बताइए दादा, कब से आप लोग हैं यहाँ पर? हम लोग 15-20-30 साल से हैं यहाँ पर। 25-30 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर अब चुनाव की गर्मी हो रही है कि नहीं हो रही है? हाँ, चुनाव का गर्मी बहुत तेज है यहाँ पर। तेज है? बहुत तेज है। कौन कौन लग रहा है फाइट में? फाइट में बीजेपी और तृणमूल का बहुत जबरदस्त फाइट है। क्या कोई तीसरा जो है कांग्रेस, लेफ्ट और SFI का वो दिख रहा है कहीं पे कि नहीं? नहीं, लेफ्ट और कांग्रेस का तो और कोई हाई नहीं है। सिर्फ दो लोगों के बीच फाइट? दो लोगों के बीच में जबरदस्त फाइट है। अच्छा, जो यहाँ पर ये तेलुगु परिवार होंगे जो रहते हैं खड़गपुर में, कितने होंगे? कितने? 40% होगा कम से कम। 40%? 40% वोटर होगा तेलुगु। तो ये अमूमन किसकी तरफ सोचते हैं, किसकी तरफ जाते हैं? हो सकता है TMC में भी जा सकते हैं, तो बीजेपी में भी जा सकते हैं। यहाँ TMC का पकड़ ज्यादा है। तो कुछ चांस लग रहा है बीजेपी के लिए कि नहीं? हाँ, जरूर लग रहा है। हाँ, जरूर इस बार है चांस है। फाइट किसके किसके बीच लग रही है? TMC और बीजेपी का। अच्छा, तेलुगु वोटर्स भी यहाँ पर एक डिसाइडिंग फैक्टर हैं। हाँ, है। अच्छा, इसके बारे में कभी यहाँ के पॉलिटिशियन इन वोटर्स के बारे में सोचते हैं? जरूर सोचते हैं। हाँ, सोचते हैं। कब से हैं आप यहाँ पर? हम तो बहुत बचपन से यहीं पर है। हम लोग बहुत पूरी फैमिली यहीं? जी, यहीं पूरी फैमिली यहीं पर। अच्छा, किसका चांस लग रहा है इस बार आपको? इस बार बीजेपी का ज्यादा चांस है। बंगाल चुनाव के पहले दो दौर में 5 जिलों की 60 सीटों पर वोट पड़ेंगे। पुरुलिया, बांकुड़ा, पूर्वी और पश्चिमी मेदिनीपुर और झारग्राम, इन जिलों को मिलाकर पश्चिम बंगाल का जंगल महल इलाका बनता है, जहां 2019 से बीजेपी का भगवा ध्वज लगातार ऊपर ही ऊपर जा रहा है। नॉर्थ बंगाल के अलावा यही वो इलाका है जहां बीजेपी ने सबसे बड़ा दांव लगाया है। खड़गपुर की सड़कों और गलियों में बीजेपी का कमल छाप दूर से ही दिख जाता है। पहले दो दौर में पूरा जोर लगाकर बीजेपी यहां 8 राउंड की लड़ाई का टोन सेट कर देना चाहती है। ममता इसका जोरदार मुकाबला कर रही है। बंगाल की लड़ाई में एक एक सीट की मार्किंग हो रही है। हर सीट के लिए मोदी और दीदी ने अलग स्ट्रेटजी बनाई है। जमीन पर जिसकी स्ट्रेटजी कारगर होगी उसी को मनचाहा रिजल्ट मिलेगा। तो अमित शाह ने खड़गपुर में शक्ति प्रदर्शन किया, वहीं ममता बनर्जी ने कोलकाता में रोड शो किया। बंगाल की लड़ाई अब इमोशंस पर आ गई है। ममता बनर्जी वैसे तो हर रैली, हर रोड शो में अपने विरोधियों पर गरजती हैं, लेकिन आज दीदी सिर्फ अपनी दर्द दास्तां सुनाती रहीं। सवाल है, क्या अब की बार इमोशनल कार्ड से खेला हो बे? सवा घंटा व्हीलचेयर में घायल दीदी ने शक्ति प्रदर्शन किया। ममता बनर्जी ने 100% पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है।
दीदी इमोशन का मुकाबला इमोशन से करेंगी। কলকাতা থেকে বাংলা থেকে ভারতবর্ষ, আমি বলি আমার যন্ত্রণা আছে, কিন্তু শারীরিক যন্ত্রণা থেকে কি জানেন, হৃদয়ের যন্ত্রণা অনেক বড়, গণতন্ত্রের যন্ত্রণা অনেক বড়। গণতন্ত্র যদি পদদলিত হয় সেই যন্ত্রণায় আপনারা জানেন আমি রেগুলার 20-25 কিলোমিটার হেঁটে চলার লোক। আমার পা যখন হাঁটে আমার মাথাও হাঁটে, আমার হৃদয়ও হাঁটে। আচ্ছা, আমার পা চোট হয়ে থাকা মানে সারা শরীরেই আমার কালো কালো চিহ্ন ভর্তি, কিন্তু আমি এসব তোয়াক্কা করিনি। बात बात पर गरजने वाली दीदी रोड शो के दौरान काफी इमोशनल दिखी। रोड शो के बाद उन्होंने न मोदी का नाम लिया न पैर टूटने को साजिश बताया। ममता बंगाल से हमदर्दी लेना चाहती है। मंच पर लगा ये पोस्टर भी कह रहा है दीदी जनता को ये एहसास दिलाना चाहती हैं कि एक मुख्यमंत्री जनता के लिए व्हीलचेयर तक पर भी आ सकता है। আমাকে ভরসা রাখুন, আমি আবার বলছি, আমি হুইল চেয়ারে ভাঙা পায়ে আমি সারা বাংলা ঘুরে বেড়াবো আর খেলা হবে। মনে রাখবেন নিহত বাঘের থেকেও আহত বাঘ আরো ভয়ঙ্কর। কাজে আমাকে আহত করার যে ঘটনা ঘটেছে, আমি নন্দীগ্রামবাসীকে আমার প্রণাম অভিনন্দন সালাম জানিয়ে, বাংলার প্রত্যেককে আমার প্রণাম অভিনন্দন সালাম জানিয়ে। दीदी की व्हीलचेयर वाली इमेज ने उनके समर्थकों में जोश जरूर भर दिया है। गांधी स्टैचू चौराहे से लेके हाजरा मोड़ तक के ममता बनर्जी आई, रोड शो किया और उसके बाद तमाम लोग यहाँ पर देखने आए। हाजरा मोड़ पे तमाम लोग ममता बनर्जी को देखने के लिए आए हैं। क्या देखा आपने, क्या लग रहा है, खेला होबे फिर से? हाँ, फिर से खेला होबे खेला होबे। ममता बनर्जी कह रही कि व्हील चेयर पर बैठकर खेला होबे। हाँ, ममता बनर्जी शेरनी है, बंगाल की शेरनी है, वो दिखा देगी फिर ममता बनर्जी की फिर सरकार होगी। ममता बनर्जी के चक्कर में कोई नहीं है। तनहा इंसानों घायल शेरनी जो होती है ना, और वार ज्यादा करती है। ममता दीदी घायल शेरनी होगी, उसके वार ऐसा होगा, ये भाजपा ये बीजेपी को ये ऐसा रन आउट करेगी कि कहीं दूर दूर तक क्या पूरे यूपी बिहार में पूरे हिंदुस्तान में भाजपा का खत्म करेंगे। व्हील चेयर पे दीदी निकली है तो इमोशनल फैक्टर जाग गया। हाँ जरूर, क्यों नहीं, इस बार दीदी 200 पार 200 पार। भाजपा साहब दीदी छाड़ा क्यों नहीं? भाजपा क्या किया? भाजपा सब कुछ बेच दिया। भाजपा क्या किया? दीदी ने चुनाव में इमोशनल कार्ड खेला है, लेकिन दीदी की कमजोरी और ताकत यही है कि उनके पास सिर्फ भतीजा है। নেত্রীর পা ভেঙে বা নেত্রীর উপর আক্রমণ করে কেউ যদি ভাবে তৃণমূল কংগ্রেস পিছপা হবে, আগামী দিন তৃতীয়বার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হওয়া তো সময়ের অপেক্ষা। যদি কেউ ভাবে যে পা ভেঙে দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দমিয়ে রাখবো, ভাঙা পায়ে লড়াই হবে, ভাঙা পায়ে যুদ্ধ হবে, ভাঙা পায়ে জেতা হবে, ভাঙা পায়ে আবার নবান্ন দখল হবে। বহিরাগতদের জায়গা বাংলায় নেই। ममता ने एक तरह से टीएमसी की कमान अभिषेक को सौंप दी है, मगर रैली में उनके हाथ खाली थे। ममता बुआ ने कुछ इशारा किया तो भतीजे अभिषेक बगल में चल रहे समर्थक से टीएमसी का झंडा ले आए, लहराया भी, कंधे पर रखा भी, लेकिन बमुश्किल 10 मिनट के अंदर झंडे वाला जोश ठंडा हो गया। लेकिन रोड शो से दीदी ने सियासी माहौल जरूर बना दिया। नारेबाजी लगातार खेला होबे का चल रहा है। ममता बनर्जी जिस जगह पर मौजूद है, अभिषेक बनर्जी तमाम नेता हैं और आप पीछे देखिए टीएमसी के झंडे आपको लहराते हुए तमाम लोग दिखाई देंगे। खेला होबे, लगातार खेला होबे। क्या खेला होबे? लोगों का कहना है एक नई सियासत आज से शुरू हो रही है, एक नया खेल आज से शुरू हो रहा है और उस नए खेल पे कमान ममता बनर्जी ने पहले से ही संभाल रखी है। लेकिन तस्वीरें बदल गई हैं। तस्वीरों में ममता बनर्जी व्हील चेयर पे बैठी हुई आपको दिखाई देंगी और ममता बनर्जी के साथ अभिषेक बनर्जी। कोलकाता से इस रैली की शुरुआत
मुलाकात हुई है और इसमें 2 पॉइंट्स मेन हैं, पार्क स्ट्रीट और एक्साइड मोड़। ये वही इलाका है कि ठीक इसके बगल में भवानीपुर है, जहां से ममता बनर्जी लगातार चुनाव लड़ती आ रही हैं। इस बार हालांकि वो इस सीट से नहीं चुनाव लड़ रही, लेकिन इस जगह पूरा कुल मिला के माना जा सकता है कि ये कवर हो जाएगा। लोग तमाम ममता बनर्जी को देखने के लिए सड़कों पर आ चुके हैं और ऐसे में ममता बनर्जी ये साफ जाहिर करना चाह रही हैं कि पश्चिम बंगाल के चुनावों में कि उनके साथ जो घटना घटी है उसमें उनके हौसले पस्त नहीं होने वाले हैं। वो चुनाव में दमखम से प्रचार करेंगी। 75 मिनट के रोड शो में ममता बनर्जी ने कई मैसेज दिए। ममता की फ्रंट लाइन में संत, बौद्ध साधु, मौलाना सब साथ नजर आए। व्हील चेयर पर जिस वक्त ममता बनर्जी सड़क पर प्रचार कर रही थी उस समय तमाम धार्मिक गुरु भी उनके साथ मौजूद थे। खानगा शरीफ उनके साथ बगल में चल रहे थे, तमाम बुद्धिस्ट हैं, तमाम धार्मिक गुरु आज यहाँ पर चल रहे थे। रामकृष्ण मिशन से भी आए हुए हैं। ये तमाम धार्मिक गुरु इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आज का मैसेज देने की क्या कोशिश, व्हील चेयर पर धार्मिक गुरुओं के साथ क्या ये मैसेज देने की कोशिश की गई है? देखिए, मेरा ऑर्गेनाइजेशन खानका कादरिया हुसैनिया जो हावड़ा बागनान में है, तो हम लोग यहाँ पर बस हमारे सीएम के बुलावे पर हम लोग सब आए हुए हैं और यहाँ आके एक सेक्युलर मैसेज देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में कभी धर्म के बुनियाद पर कभी राजनीति नहीं हुआ और ना ही आगे होगा। तो इस वजह से तमाम मजहब के जितने रहनुमा हैं सब हम एक जगह होके ये सेक्युलर पैगाम देना चाहते हैं कि पॉलिटिक्स अपने जगह में हो, उसमें हमारी कोई इंटरफेरेंस नहीं है, मगर उस पॉलिटिक्स को रिलीजियस चीज़ को पॉलिटिसाइज ना किया जाए। दरगाह से भी आ रहे हैं, बौद्धिस्ट भी आ रहे हैं, रामकृष्ण मिशन भी आ रहे हैं, तो इसकी ज़रूरत ममता बनर्जी को क्यों पड़ रही कि दिखाने की कि सभी धर्म के अनुयायियों को मैं साथ लेकर चल रही हूँ? नहीं, ये ममता बनर्जी को दिखाने का जरूरत नहीं था। ये आम लोग जो ममता बनर्जी को लाइक करता, क्योंकि ममता बनर्जी साहिबा ने ये चीफ मिनिस्टर बनकर हमारा बौद्ध समाज को बुद्ध पूर्णिमा का छुट्टी अनाउंस किया और इसके साथ साथ बुद्ध पूर्णिमा को आशा से बनाने के लिए उन्होंने हम लोग का बहुत कोशिश किया, हेल्प किया और परमिशन भी कर दिया। हम लोग रानी राजमी रोड में बुद्ध पूर्णिमा करता और ये सेकुलर बंगाल को सेकुलर रखने के लिए ये आम दो सेकुलर धर्म गुरु है, तो हम लोग ममता दी का साथ हर टाइम रहता। टीएमसी का दावा है कि चोट भले ही ममता के पैर में लगी है, मगर इसका दर्द सबसे ज्यादा बीजेपी को होगा। अब व्हीलचेयर से खेला होवे। कोलकाता के रोड शो में मेन फोकस दीदी की व्हीलचेयर वाली इमेज पर था। व्हीलचेयर पर दीदी, पैर पर प्लास्टर और चोट को षड्यंत्र बताना। আমি শুধু আপনাদের কাছে এটুকুই বলবো, আমার জীবনে অনেক আঘাত, অনেক প্রত্যাঘাতের মধ্যে দিয়ে, অনেক লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে আমি পেরিয়ে এসেছি, কিন্তু I never bow down my head। এবং এখনো বলি, যখনই কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করেছে দিদি আপনার যন্ত্রণা কেমন আছে, আমি বলি যন্ত্রণাটা এখন থাকবে, আমাকে দরকার 15 দিন বেড রেস্ট করতে বলেছিলেন, কিন্তু আমি যদি বেড রেস্ট নিই তাহলে বাংলায় মানুষের কাছে পৌঁছবে কে? আর তারে তো যারা পরিকল্পনা করে, যারা চক্রান্ত করে, তারা সাকসেসফুল হয়ে যাবে। আমাকে বেরোতেই হবে এবং সে মনের জোর আমি আপনাদের কাছ থেকে পেয়েছি। कोलकाता में दीदी का रोड शो ठीक उस वक्त हो रहा था जब बंगाल में बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद थे। व्हीलचेयर पर ममता ने यह दिखाया कि वो फाइटर है। ये पूरा रोड शो जो लगातार जारी है 5 किलोमीटर का, और बीच में ममता बनर्जी आमूमन पैदल चलते हुए दिखाई देती थी, लेकिन आज इस व्हील चेयर पर बैठी हुई हैं, पैर में प्लास्टर बंधा हुआ है। कुल मिलाकर मैसेज साफ देने की कोशिश कर रही हैं कि वो एक फाइटर हैं और हार नहीं मारने वाली हैं। हर बार अपने भाषणों में कहती हूँ कि आई एम अ स्ट्रीट फाइटर, और स्ट्रीट फाइटर के तौर पर ही आज सड़क पर उतर गई हैं और इसी के साथ मैसेज देने की भी कोशिश करी कि पश्चिम बंगाल के चुनावों में तमाम उनके ऊपर हमले हों, आरोप लगे, वो हार नहीं मानने वाली हैं। और इस स्लोगन का असर वो अच्छी तरीके से समझती हैं कि वोटरों पर क्या पड़ेगा और यहां से नंदीग्राम के लोगों तक के क्या मैसेज जाएगा। लेकिन सिंपैथी वाले इस रोड शो से ठीक पहले ममता को झटका भी लगा। चुनाव आयोग ने बताया कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी पर हमले का कोई सबूत नहीं मिला। उनके मुताबिक दीदी की चोट की वजह हादसा है, लेकिन ऐसा हादसा दोबारा न हो इसका खास ध्यान रखा जा रहा है। रोड शो के दौरान ममता के आसपास किसी को फटकने नहीं दिया गया।
रोड शो शुरू होने से पहले चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए। सादी वर्दी में पुलिस वाले मौजूद थे। ममता बनर्जी जिस जगह से रोड शो शुरू करेंगी, यानी जिस जगह पर मंच बनाया गया है गांधी स्टैचू के पास, वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। आप देखिए ये सीसीटीवी कैमरा अभी लगाया गया है क्योंकि ठीक इसके सामने ये मंच है जिस जगह पर ममता बनर्जी मौजूद होंगी। एलिवेटेड स्टेज बनाया गया है पूरा और बताया जा रहा है लगभग 1 दर्जन सीसीटीवी कैमरे गांधी स्टैचू से लेके हाजरा मोड़ तक के बनाया गया है, यानी जहां से ममता बनर्जी अपना मार्च शुरू करेंगी, रोड शो शुरू करेंगी और जहां तक के जो फिनिशिंग पॉइंट है यानी हाजरा मोड़ तक के जहां तक खत्म होगा वहां पर सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। आप अंदाजा लगाइए कि सुरक्षा कितनी ज्यादा पुख्ता है और तमाम पुलिस के अधिकारी लगातार यहां पर आ रहे हैं, अलग अलग जगह पूरा सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। देखिए ये डीसीपी इलाके के और तमाम अधिकारी, और सबसे बड़ी बात ये कि जिस जगह मैं मौजूद हूं वहां पर जो भीड़ आप पीछे देख रहे हैं ये भीड़ सिर्फ पुलिस कर्मियों की है, ये कोई समर्थक नहीं बल्कि सादी वर्दी में पुलिस बल है, कोलकाता के तमाम पुलिस के जवान हैं। 5 किलोमीटर के शक्ति प्रदर्शन के बाद ममता बनर्जी दुर्गापुर के लिए रवाना हो गए। चुनाव का वक्त है, इस वक्त सबसे ज्यादा वक्त की अहमियत होती है। আমার এখন বলবার মতো সময় খুব কম, কারণ আমাকে ইমিডিয়েট দুর্গাপুরে যেতে হবে। কালকে আমার পুরুলিয়াতে প্রোগ্রাম আছে। এমনিতে 5-6 দিন নষ্ট হয়ে গেছে। ইলেকশনের সময় আপনারা জানেন এক একটা দিন এক একটা ঘন্টা এক একটা মিনিটের দাম কতখানি। बंगाल की लड़ाई अब इमोशन पर आ गई है। दीदी अपने आप को विक्टिम बताकर अपने दर्द से हमदर्दी वाला वोट पाना चाहती है। दीदी का इमोशनल कार्ड काम कर गया तो बंगाल में वाकई खेला हो जाएगा। इस बीच योगी सरकार का एक आदेश आज बहुत चर्चा में है। मंदिर या मस्जिद या मजार अगर ये भी अतिक्रमण के दायरे में आते हैं तो उनको हटाया जाएगा। पूरे प्रदेश भर में ऐसे मंदिर मस्जिद की पहचान की जा रही है। इस आदेश पर पूरे प्रदेश में क्या एक्शन चल रहा है, हमारे 3 रिपोर्टर्स ने इसे जानने की कोशिश की। अदालत का आदेश है, मंदिर हो या मस्जिद अगर अतिक्रमण होगा तो हटाया जाएगा। किसी की नहीं चलेगी, चलेगी तो सिर्फ कानून की चलेगी। ये तस्वीर बाराबंकी के फतेहपुर कस्बे से आई है। पहले इस तस्वीर को देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि अदालत ने ऐसा आदेश क्यों दिया और योगी सरकार इतनी एक्टिव क्यों है। सीतापुर से बाराबंकी हाईवे के बीच में ही मजार है और इतना बड़ा पेड़ है। एक तरफ से ट्रैफिक रोका जाता है तब जाकर दूसरी तरफ का ट्रैफिक जाता है। घंटों जाम लगता है। अगर कोई बड़ा ट्रक पेड़ में फंस गया तो हालात बदतर हो जाते हैं। यहाँ 20 सड़क पर ये पेड़ है और यहाँ पर एक मजार बनी है जो सालों से बनी हुई है, बहुत पुरानी बताई जाती है, जिसकी वजह से रोजाना दिन में कई बार इस तरह का जाम यहाँ पे लगता है। बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है। कई घंटे इंतज़ार करने के बाद ये जाम खुल पाता है क्योंकि सड़क यहाँ बहुत ज़्यादा पतली है और ये सड़क बहुत चलने वाली है। सीतापुर से आ रही है बाराबंकी, लिहाजा ट्रक्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद योगी सरकार एक्शन में आई है और इस तरह के अतिक्रमण को हटाने का आदेश हुआ है। सरकार इस तरह के जो अतिक्रमण है उनकी पहचान कर रही है, तो इसकी भी, इस मज़ार की भी पहचान की गई है और इस मज़ार को यहाँ से अब शिफ्ट किया जाएगा क्योंकि जो आदेश है सरकार का उसमें ये कहा गया है कि जो 2011 के पहले इस तरह से अतिक्रमण करके जो धार्मिक स्थल बने हैं उनको कहीं पे शिफ्ट किया जाएगा। तो ये जितने बिजली के तार हैं ये सब देखिए हटाए जा रहे हैं क्योंकि ये पेड़ हटाया जाएगा। ये यहाँ पे देखिए मैकेनिक लगे हैं, ये सारे केबल तोड़े जा रहे हैं और इस पेड़ को हटा के इस मज़ार को शिफ्ट करने की तैयारी है। पूछो ना, बहुत दिक्कत आती है, बहुत सारी दिक्कत है। अब मज़ार है तो रास्ता कम है, बड़ी गाड़ियाँ जब निकलती हैं तो बड़ी गाड़ी निकल नहीं पाती हैं। छोटी गाड़ियाँ तो उधर से पास कर देते, फिर इधर का डिवाइडर रोकते हैं क्योंकि हम अकेले यहाँ पॉइंट पर हैं।
इधर से रोकते हैं, फिर उधर से छोड़ते हैं, उधर रोकते हैं, इधर से छोड़ते हैं गाड़ियाँ। यही करते हैं, दिन भर करते रहते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश के बाद योगी सरकार हरकत में आई है। प्रदेश में शहर शहर ऐसे धार्मिक स्थलों की पहचान की जा रही है जो सड़कों गलियों पर अतिक्रमण करके बने हैं। लखनऊ में अभी तक ऐसे 160 धार्मिक स्थलों की पहचान की गई है जो सड़क गलियों फुटपाथ पर अतिक्रमण करके बने हैं। बाराबंकी में भी प्रशासन इस तरह के कब्जों को हटाने की तैयारी में है। मजार को हटाने की तैयारी हो रही है। सरकार की मंशा, सरकार जो है हाईकोर्ट सर्वोच्च अदालत है भाई, लेकिन ये है सब 400-500 साल पहले सब पुराना। शिफ्ट होगा ये तो शिफ्ट कहाँ जाएगा? ये शिफ्ट जाएगा मस्जिद तो है, मस्जिद या कोई चीज कब्र है, मजार है, ये कहाँ शिफ्ट कर देंगे? क्या कह रहे हैं, क्या आपका भैया को मंदिर मस्जिद तो है नहीं, ये तो एक कब्र है। कब्र कहाँ तुझे शिफ्ट कर देंगे? फिर भी इतनी पुरानी है, बात सही कि नहीं? शनिवार देर शाम को फतेहपुर कस्बे की इस मजार को हटा दिया गया। बुलडोजर आया था, प्रशासनिक अमला आया था। पहले इस भारी पेड़ को हटाया गया, फिर मजार को भी दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। वो हुआ है, बहुत गलत हुआ है। क्यों? क्योंकि खाली मजार ही से जो है जाम जो है नहीं रुकेगा, कि जो बड़ के छज्जे या लिंटर जो है बने हुए हैं वो जो है वो गलत बने हुए हैं, तो उसको पहले हटाना चाहिए। क्योंकि जो है इतनी पुरानी मजार जो है हटा दिया है, ये गलत तो है, इसकी हम सहमत नहीं हैं। सिर्फ मजार ही नहीं, हर वो ढांचा हटाया जाएगा जो अतिक्रमण के दायरे में आएगा। यहाँ भी नाप जोख की जा रही है, मेजरमेंट लिया जा रहा है। 12 मीटर जी, कितना जा रहा है? 1150 तक मंदिर है सर। 11:30 में पूरा आधा मीटर और आगे अभी और आगे तक जाएगा। तहसीलदार साहब आए हैं, एसडीएम साहब आए हैं, पूरा प्रशासनिक अमला आया है। जो अवैध है उसको मार्क किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अब सड़क के किनारे, सड़क के बीच में, गलियों में बने जो धार्मिक स्थल है, जो अतिक्रमण करके बनाए गए हैं, उनकी पहचान करने का काम शुरू हुआ है। इस समय हम बाराबंकी के सिविल लाइंस में हैं और यहाँ ये सड़क पर मंदिर अतिक्रमण करके बनाया गया है। तो प्रशासन की टीम आई है, पूरी नापजोख चल रही है कि सड़क में कितना अतिक्रमण है। तो ये किस तरह से आप लोग इसकी नापजोख कर रहे हैं? मैम एक्चुअली जो है, जो भी हमारे सार्वजनिक मार्ग हैं, जो नेशनल हाईवेज हैं, उन पे जहाँ भी सार्वजनिक मार्गों पर किसी प्रकार का कोई धार्मिक स्ट्रक्चर है तो उसको हम लोग चिन्हांकन कर रहे हैं। अगर वो सड़क की सीमा में है तो उसको चिन्हित किया जा रहा है कि कितना हिस्सा उसका सड़क की सीमा में आता है। पूरा इसका नक्शा वगैरह आपके पास है, हमें दिखाइए। जी मैम, सड़क का हम लोग के पास जो नक्शा है, हमारा राजस्व का जो मैप है, उससे सेंटर ऑफ दी जो वे है, उससे हम लोग उसकी मैम चौड़ाई एक तरफ से नाप रहे हैं। उसमें जो भी स्ट्रक्चर हमारा आ रहा है उस पर हम लोग निशान लगा रहे हैं। जो है जैसे थोड़ा अगर हमें इसमें बता पाएं कि ये मंदिर की क्या पोजीशन है इस नक्शे में? ये है मंदिर? नहीं मैम, मंदिर मैप में नहीं है जो है, ये तो रास्ता है मैम, जो है तो रास्ते में है। बाराबंकी के जय मां दुर्गा मंदिर के बाद अब शिव मंदिर की नाप ली जा रही है। पता चला है कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर मंदिर बनाया गया है। जो भी हमारे सार्वजनिक मार्ग हैं, वो राजमार्ग हो या फिर सड़क पीडब्ल्यूडी की हो, एक निर्धारित मानक है। मिड रोड से सड़क की दोनों ओर लंबाई निश्चित होती है, वो पीडब्ल्यूडी की जमीन होती है। हम मिड रोड से उसका सीमांकन करते हैं और कोई भी धार्मिक स्थल या ऐसा कोई भी संरचना जो उस सीमा में आता है, ये माना जाता है कि वो अवैध है, जिसे कि जो निर्देश है उसके अनुसार उस पर कार्रवाई की जाती है। अतिक्रमण है, इंक्रोचमेंट है, तुम कब्जा करके क्यों बनवाया मंदिर? अब हमने कब्जा, वो तो चबूतरा बहुत पहले से बना हुआ था, तो उसी में बना है। यहाँ तो बहुत पहले से चबूतरा बना हुआ था। इतना पुराना मंदिर होगा? अब हमको तो कम से कम 15 साल हो गए बनवाए इसको। तो अब इसको जो आदेश है उसमें शिफ्ट करना होगा, तो कहाँ करे सरकार, क्योंकि इस मंदिर को हटवाएगी? अब ये तो मेरे पास तो जगह वगैरह कहीं है नहीं, मैं पुजारी हूँ। बाराबंकी के चंदौली इलाके में
पीर बाबा की मजार है ये, जिसे पीडब्ल्यूडी की सड़क पर बना हुआ पाया गया। शुक्रवार को इसका निरीक्षण किया गया। पता चला है कि सड़क पर करीब 11 मीटर तक मजार का हिस्सा है। पूरी मजार ही सरकारी जमीन पर बनी है, लिहाजा अब ये भी हटाई जाएगी। बाराबंकी का ये चंदौली इलाका है और ये पीर बाबा की मजार है। प्रशासन की टीम यहाँ पर पहुंची और इसको जब नापा गया, सड़क के बीच से जो दूरी होनी चाहिए, तो पूरी मजार ये सड़क पर कब्जा करके बनाई गई है। अब इसमें निशान इस तरह का लगाया जा रहा है पेंट करके, और इसको पूरा कब्जा माना गया है। ये जो मजार है कब की है? पुरानी कच्ची थे, ज्यादा दिन से कच्ची जो है ज्यादा दिन से। बाकी ये जो बनी पूछ रहे हैं, ये 3 साल लगभग हुए हैं बने। बस जो मालूम है हमें वो हम बता रहे हैं। लोगों को शिकायत है, जब ये मजार बना था तब किसी ने क्यों नहीं रोका? और कच्ची नहीं होगी, उस समय रोड नहीं थी, और रोड जब थी मतलब रास्ता था, तो जब कभी रास्ता था और रास्ता था, रास्ते के बाद वे तो रोड धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बढ़ गई है। रोड बढ़ते बढ़ते बढ़ गई। उसके बाद अभी ये नियम लागू हो गया कि रोड से 220 फीट मतलब इधर उधर 120 फीट मतलब कोई इमारत नहीं बन सकती। तो ये आदेश से बहुत पहले ही बनी है। सिर्फ बाराबंकी ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में मुहिम चल रही है। अब जरा ये भी जान लीजिए, अदालत के आदेश के बाद योगी सरकार ने अपने अधिकारियों को क्या निर्देश दिया। 1 जनवरी 2011 के पहले अतिक्रमण करके बने धार्मिक स्थान उनको मानने वालों या उसका मैनेजमेंट करने वालों की निजी जमीन पर 6 महीने के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाए या उसे हटा दिया जाए। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके बनाए गए धार्मिक स्थलों को हटाने के आदेश सुप्रीम कोर्ट पहले ही दे चुका है। इसको लेकर एक PIL पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हो रही है। हाई कोर्ट ने 24 फरवरी को ऐसे अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे और 13 मार्च तक सरकार से रिपोर्ट मांगी है। मामले की सुनवाई 17 मार्च को होगी, लिहाजा यूपी के शहर शहर, सड़कों, गलियों, फुटपाथ पर अतिक्रमण करके बने धार्मिक स्थल तलाशे जा रहे हैं। मसला नाजुक है, लिहाजा प्रशासन भी सावधानी से कार्रवाई बढ़ा रहा है। कानूनन मंदिर और मस्जिद दोनों को शिफ्ट किया जा रहा है। नोएडा के सेक्टर 83 जाएंगे तो सड़क के बीचों बीच बना मजार नजर आएगा। लोगों की बड़ी आस्था है। मजार के केयरटेकर कह रहे हैं 200 साल पुराना है मजार। जब यहाँ सड़क नहीं थी, सिर्फ खेत थे, तब का है ये मजार। कब से ये मजार यहाँ पर बनी हुई है? ये 200 साल पुरानी बनी हुई है। सरकार का ऑर्डर आपको सुना होगा। सरकार कह रही है कि जो भी मजार, मंदिर, मस्जिद जो भी सड़कों पर बने, फुटपाथ पर बने, उनको हटाया जाएगा क्योंकि उससे ट्रैफिक की दिक्कत होती है। देखो यहाँ तो कोई ट्रैफिक को दिक्कत हो नहीं रही है वैसे, ना किसी ने कोई दिक्कत बताया है। ये तो इंजीनियरों से ही मतलब सारी चीज़ पास हुआ है। इंजीनियरों ने सारी चीज़ पास करा, उन्होंने ये इस साइड में हमारा मजार किया। यानी मजार तो हमारी मतलब जो है जगह तो बहुत बारी पीछे तक थी। ये पश्चिम में हमारी जगह काफ़ी थी मतलब जो है। अट्टा पीर नोएडा का सबसे पुराना मजार है। इसी मजार के नाम से अट्टा मार्केट है, जो नोएडा का सबसे पॉश मार्केट है। सरकार की नजर में ये भी अतिक्रमित क्षेत्र पर बना है। फिलहाल मजार के केयर टेकर का दावा है कि पीर 1950 से हैं। हमें बोर्ड भी दिखाया। ये बहुत पुराने बने हैं, आज के छोड़ बने हैं। हम तो 25-30 साल इनको देख रहे हैं। इससे पहले बने हैं, 3-4 पुश्त हो गए हैं बने, कम 4 पुश्त हो गए हैं। जबकि बने हैं रोड 3 के बाद बना है। रोड से पहले जो कभी रोड नहीं निकला था, उनसे पहले बना है। खेत था तो उसमें बना था। 50 से ये समाधि यहाँ पर बनी हुई है। आप देख सकते हैं सामने यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है और समाधि जो है वो यहाँ पर बनी हुई है। और इसी अट्टा के नाम से ही यहाँ पर एक गांव भी है जो कि काफ़ी पुराना है। और जिस तरीके से यहाँ के जो केयरटेकर हैं वो हमें यहाँ बता रहे थे कि ये जो पीर है काफ़ी पुरानी है। सरकार ने क्या आदेश दिए हैं उनका, इनको इसके बारे में अभी कुछ भी पता नहीं है। लेकिन इनका बार बार यही कहना है कि जो अट्टा पीर है वो नोएडा की पहचान है और लोग अट्टा के बारे में भली भांति जानते हैं। सेक्टर 104 हाजीपुर में फुटपाथ पर बना हनुमान मंदिर है। ये बना तो ये 1998 में था, लेकिन इस इलाके का ये मशहूर मंदिर है। पुजारी का कहना है अगर ये अतिक्रमण में आता है तो हमें दूसरी जगह दी जाए।
इस फुटपाथ के ऊपर ये हनुमान मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। काफ़ी व्यस्तम सड़कों में से ये एक सड़क है यहाँ पर, और आप देख सकते हैं यहाँ पर पीपल का ये पेड़ है जो कि काफ़ी पुराना जो है वो यहाँ पर बताया जाता है। और फुटपाथ के ऊपर जो मेन चौराहा है उसके साइड में फुटपाथ के ऊपर ये मंदिर बना हुआ है। कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। पुलिस कल आई थी यहाँ पर, क्या पूछ रहे थे आप लोगों से? रही थी कितना पुराना है, मैं बोला सन 98 का बना हुआ है, और आप देख सकते हैं ये पेड़ पुराना है, ये कोई पेड़ उठा के तो लगाएगा नहीं। गाजियाबाद की भी सड़कों पर हम गए, वहां की रिपोर्ट दिखाएं। उससे पहले ये जान लीजिए कि अतिक्रमण हटाना जरूरी क्यों है। सड़कों पर अतिक्रमण दुर्घटना की एक वजह है। वाहन दुर्घटनाओं के चलते विश्व भर में होने वाली मौतों में 11% मौत सिर्फ भारत में होती है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है कि भारत में सालाना करीब 4.5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें 1.5 लाख लोगों की मौत हो जाती है। इसके अलावा सड़कों पर अतिक्रमण से घंटों का जाम लगता है और वक्त बर्बाद होता है। हमारे रिपोर्टर्स की टीम को दिल्ली मेरठ हाईवे पर बीच में बने सड़क पर मजार दिखा। मजार की वजह से यहां से ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। हालांकि मजार में अंदर के हालात देखने से लगता है कि यहां कई महीने से कोई नहीं आया, लेकिन प्रशासन इसे सड़क के बीचों बीच से हटा नहीं पाया। मैं इस वक्त दिल्ली मेरठ हाईवे पर खड़ा हूँ, और मेरठ से दिल्ली की तरफ आने वाले हाईवे के ठीक बीचों बीच ये पीर बना हुआ है, सैदपुरे वाले पीर बाबा। ये पीर यहाँ काफ़ी लंबे समय से बना हुआ है, लेकिन जब ये सड़क का हाईवे का निर्माण का कार्य शुरू हुआ था तब इसको हटाने की बहुत कोशिश की गई स्थानीय प्रशासन के द्वारा, लेकिन ये पीर हटाया नहीं जा सका। धार्मिक अड़चनों की वजह से यहाँ से ये हटाए जाने में दिक्कतें आई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पीर का स्थान बना हुआ है, हालांकि बहुत पुराना नहीं है। जिस तरीके से यहाँ के लोग बताते हैं कि ये हाल फिलहाल यानी 2-4-5 सालों में ही यहाँ पर पीर का स्थान बनाया गया था। देवी देवता के बारे में कुछ कह नहीं सकता हूँ। दिक्कत तो हो रही है, एक साइड में हो जाए तो अच्छा है। दिल्ली की सीमा से महज 500 मीटर की दूरी पर सड़क के बीचों बीच ये मंदिर बना है। मंदिर की वजह से पूरी सड़क 2 भागों में बटी हुई है। दुर्घटना की आशंका रहती है, इसलिए भी अतिक्रमण के दायरे में आने वाली चीजों को हटाना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के कहर के बीच लापरवाही की हैरान कर देने वाली तस्वीरें आई हैं, दिखाएंगे आपको ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।